हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्तों महेंद्र सिंह स्वागत करता हूं दोस्तों मुकेश महेंद्र एजुकेशन चैनल पर। और दोस्तों आज मैं फिर आपके सामने जबरदस्त क्लास लेकर आया हूं इतिहास की, क्योंकि दोस्तों मुझे पता है एमपी बोर्ड में कल एग्जाम है इतिहास का। ठीक है 18 मार्च को, तो इसीलिए। और बाकी राजस्थान बोर्ड में भी एग्जाम नजदीक आ गए हैं, और बाकी भूगोल का सबसे पहले पेपर है, तो बिल्कुल भूगोल की भी क्लास लाएंगे दोस्तों। तो देखिएगा इस तरीके से ये मैं आपके सामने इतिहास के मैंने 25 इंपोर्टेंट क्वेश्चन वापस दोबारा लिए हैं। तो 25 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिएगा इस क्लास को आप सभी को पूरी देखनी है दोस्तों, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने अपने दोस्तों के बीच। ये क्लास आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है दोस्तों। इसमें मैंने 25 क्वेश्चन लिए हैं, अब फटाफट से इनको हल करते हैं। इससे पहले दोस्तों मैं आपको जरूरी सूचना देना चाहूंगा। देखिएगा दोस्तों, आप बहुत सारे दोस्त कॉल करते हैं, तो मैंने क्या कहा भाई कॉल ना करें। ठीक है, मोबाइल जो है वो मेरे पास नहीं रहता है। जिस मोबाइल में मैं व्हाट्सअप चलाता हूं वो मोबाइल भैया के पास रहता है। आप सभी के बहुत सारे कॉल आते हैं, और आप कॉल में ये पूछते हैं कि भैया इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। मोबाइल में कभी आंसर नहीं बताए जाते दोस्तों। आपको कमेंट किसके लिए दे रखा है। अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट है, मैंने कई बार बोल रखा है कि आप कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों। वीडियो के डिस्क्रिप्शन, वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं आप। ठीक है, कमेंट उसी के लिए तो दे रखा है कि जिस भी क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, आप मोबाइल में प्रश्न पूछते हैं तो मोबाइल में कभी जवाब दिया जाता है दोस्तों। इतना टाइम का है मेरे पास। ठीक है, तो मोबाइल में कॉल ना करें दोस्तों, और बाकी जितने भी जो डाउट है आपके मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर प्रमुख देखो 25 क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं, तो बिल्कुल फटाफट से एक बार सभी क्लास को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। जबरदस्त क्लास होने वाली है दोस्तों हमारी। तो देखते हैं प्रमुख 25 क्वेश्चन। फटाफट से हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि गुजरात की सुदर्शन झील की जानकारी किस अभिलेख में मिलती है। जो गुजरात की जो सुदर्शन झील है, इसमें गुजरात की सुदर्शन झील की जानकारी किस अभिलेख में मिलती है ये पूछा है। तो ध्यान रख लेना दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा में छपने वाले क्वेश्चन है, इनको अच्छे से रट्टा लगा के जाना है दोस्तों। पहला क्वेश्चन है कि गुजरात की सुदर्शन झील की जानकारी किस अभिलेख में मिलती है। तो ध्यान रखना जूनागढ़ अभिलेख, याद रखना जूनागढ़ अभिलेख में दोस्तों गुजरात की सुदर्शन झील की जानकारी मिलती है। और आपको पूछा जाए कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था, तो सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य कौन था, तो मौर्य वंश का संस्थापक था। मौर्य वंश का संस्थापक कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। और मौर्य वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन है, तो सबसे शक्तिशाली शासक है अशोक। मौर्य वंश में 3 महान शासक हुए हैं दोस्तों। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में को टाबरियो अशोक। ठीक है, बिंदुसार के बाद में आता है अशोक। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 शासक थे, चंद्रगुप्त के बाद में बिंदुसार के बाद में अशोक। इस तरीके से प्रमुख दोस्तों मौर्य वंश में 3 शासक होते हैं। मैंने यहां पर बात की है सुदर्शन झील की, तो सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। और आपको पूछा जा सकता है कि सुदर्शन झील का पुनः निर्माण किसने करवाया था, तो पुनः निर्माण करवाया था दोस्तों रुद्रदमन ने। रुद्रदमन कौन था, तो शक शासक था दोस्तों, शक शासक, ध्यान रखना। तो रुद्रदमन ने दोस्तों सुदर्शन झील का पुनः निर्माण करवाया था। मैं फटाफट इसीलिए बोल रहा हूं दोस्तों क्योंकि टाइम नहीं है, और दोस्तों बिल्कुल आप भी अच्छे से इनको याद कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मैं जो बोल रहा हूं एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको सुनते रहना है और इनको याद करते रहना है दोस्तों। ठीक है, देखो मैं आपकी पूरी किताब का रिवीजन करवा रहा हूं फटाफट दोस्तों। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं प्रमुख दूसरा क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, तो कालीबंगा से मिले हैं। एक बार सभी क्लास को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। ठीक है, देखिएगा मैं फटाफट बता रहा हूं दोस्तों, इससे आपका टाइम भी वेस्ट नहीं हो रहा है। आप इनको अच्छे से याद करिएगा दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन मोस्ट हैं। ठीक है, और बोर्ड परीक्षा में 100% छपेंगे दोस्तों इस क्लास में से। जो मैं बोल रहा हूं वो साथ में भी याद करते हुए चलना है। देखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे, तो सिंधु घाटी सभ्यता के दोस्तों जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे हमें कालीबंगा से। ठीक है, और आपको पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता में नेहरू के साक्ष्य कहां से मिले थे, तो नेहरू के साक्ष्य मिले थे अफगानिस्तान के सोर्तुगोई से। सिंधु घाटी सभ्यता में नेहरू के साक्ष्य मिले थे अफगानिस्तान के सोर्तुगोई से, और सिंधु घाटी सभ्यता में जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे हमें राजस्थान के कालीबंगा से। इसके अलावा आपको और पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जलाशय के साक्ष्य कहां से मिले थे, तो सिंधु घाटी सभ्यता में जलाशय के साक्ष्य हमें गुजरात के धोलावीरा से मिले थे। सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप कहां से मिले थे, तो बनावली हरियाणा और चोलिस्तान पाकिस्तान से हमें सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप मिले थे। तो ये सभी क्वेश्चन माइंड में छाप लेना दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके 12वीं में ही
काम नहीं आएंगे दोस्तों, आगे आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करेंगे तो ये सभी काम आने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान रखना, मैंने यहाँ पर कई क्वेश्चन बताए हैं और बोर्ड में जरूर छपेगा दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता में जूते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिले थे, तो सिंधु घाटी सभ्यता में जूते हुए खेत के साक्ष्य हमें कालीबंगा से मिले थे। सिंधु घाटी सभ्यता में हमें नेहरू के साक्ष्य कहां से मिले थे, तो सिंधु घाटी सभ्यता में हमें नेहरू के साक्ष्य मिले थे अफगानिस्तान के सोर्तुगोई से। सिंधु घाटी सभ्यता में हमें सिंधु घाटी सभ्यता में जूते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा हो गए, नेहरू के साक्ष्य अफगानिस्तान सोर्तुगोई हो गए, इसके बाद जलाशय के प्रमाण गुजरात के धोलावीरा से हो गए। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, याद कर लेना दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी के बने हल्के प्रतिरूप मिले थे चोलिस्तान, पाकिस्तान, बनावली, हरियाणा। हो गया याद। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लास को 2 बार देख लेना दोस्तों, याद नहीं हुए तो, ठीक है। तीसरा है कि ट्रोल्स इन द मुगल एम्पायर पुस्तक किसकी है? ट्रोल्स इन द मुगल एम्पायर, ट्रोल्स इन द मुगल एम्पायर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रोल्स इन द मुगल एम्पायर पुस्तक किसकी है? तो ये पुस्तक है दोस्तों बर्नियर की। किसकी पुस्तक है? बर्नियर की। ध्यान रखना, बर्नियर की पुस्तक का क्या नाम है? ट्रोल्स इन द मुगल एम्पायर। ट्रोल्स इन द मुगल एम्पायर किसकी पुस्तक है? तो ट्रोल्स इन द मुगल एम्पायर बर्नियर की पुस्तक का नाम है। ट्रोल्स इन द मुगल एम्पायर किसकी पुस्तक है? तो ट्रोल्स इन द मुगल एम्पायर बर्नियर की पुस्तक का नाम है। आपको पूछा जा सकता है कि कौटिल्य की पुस्तक का क्या नाम है? तो कौटिल्य की पुस्तक का नाम दोस्तों कौटिल्य कह सकते हैं, चाणक्य कह सकते हैं, विष्णुगुप्त कह सकते हैं। कौटिल्य के उपनाम है कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त। तो कौटिल्य की पुस्तक का नाम हो गया अर्थशास्त्र। कौटिल्य की पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। कौटिल्य की पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र, मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका। इसके अलावा आपको और पूछा जा सकता है कि पाणिनि की पुस्तक का क्या नाम है? पाणिनि की पुस्तक का नाम, तो पाणिनि की पुस्तक का नाम है अष्टाध्यायी। शूद्र की पुस्तक का क्या नाम है? शूद्र की पुस्तक का नाम है मृच्छकटिकम। शूद्र की पुस्तक का क्या नाम है? मृच्छकटिकम। और बर्नियर की पुस्तक का क्या नाम है? ट्रोल्स इन द मुगल एम्पायर। आपको पूछा जा सकता है कि जॉन मार्शल की पुस्तक का क्या नाम है? जॉन मार्शल की पुस्तक का नाम, तो जॉन मार्शल की पुस्तक का नाम ध्यान रख लेना दोस्तों, मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन। मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन, ये जॉन मार्शल की पुस्तक का नाम है। ध्यान रखना, मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन किसकी पुस्तक का नाम है? तो जॉन मार्शल की। इसके अलावा आपको और पूछा जा सकता है, जैसे यहां पर मैं बात करता हूं जॉन मार्शल हो गए, इसके अलावा एस आर राव द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी पुस्तक किसकी है? तो एस एन राव की पुस्तक। एस एन राव की पुस्तक का क्या नाम है? द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। एस एन राव की पुस्तक का नाम है द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, ठीक है। बाहर दोस्तों बारिश शुरू हो गई है। तो दोस्तों अब पिल्लू भी हमारे साथ आ चुका है, ठीक है। ये पिल्लू आ गया कि मैं भी क्वेश्चन को हल करवाऊंगा क्योंकि बोर्ड एग्जाम नज़दीक है, ठीक है। तो मैं भी साथ साथ में हल करवाऊंगा। मैंने कहा ठीक है तू आ जा। देखो तो चलो हो गया हमारा यहाँ पर हमारी ट्रोल्स इन द मुगल एम्पायर पुस्तक किसकी हो गई? तो ट्रोल्स इन द मुगल एम्पायर बर्नियर की पुस्तक हो गई। तो ये प्रमुख पुस्तकों से संबंधित क्वेश्चन आप सभी याद कर लेना, जैसे कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र हो गई, मेगस्थनीज की इंडिका हो गई, और अष्टाध्यायी की पाणिनि हो गई। शूद्र की पुस्तक का नाम मृच्छकटिकम है। बर्नियर की पुस्तक का नाम ट्रोल्स इन द मुगल एम्पायर है। एस एन राव की पुस्तक का नाम द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी है। जॉन मार्शल की मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन जॉन मार्शल की है। अर्नेस्ट मे की पुस्तक का नाम क्या है? तो अर्नेस्ट मे की पुस्तक का नाम है अर्ली इंडस सिविलाइजेशन। और एक दूसरी पुस्तक है अर्ली इंडस सिविलाइजेशन फर्दर एक्स क्वेश्चंस, ठीक है। ये अर्नेस्ट मे की पुस्तक है। तो ट्रोल्स इन द मुगल एम्पायर ये बर्नियर की पुस्तक है, पूछी जा सकती है, ठीक है। इसके अलावा पुराणों की संख्या कितनी थी? 2 पुराणों के नाम बताओ। देखो पुराणों की संख्या कितनी क्या थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी थी? तो ध्यान रखिएगा पुराणों की संख्या दोस्तों 18 थी, ठीक है। हिंदू धर्म में जो प्राचीन ग्रंथ हुआ करते थे, प्राचीन, ठीक है, जो महत्वपूर्ण और सबसे जो प्राचीन ग्रंथ होते थे उनको बोलते हैं पुराण, ठीक है, जो प्रसिद्ध ग्रंथ थे। और इसके पुराणों की जो संख्या है दोस्तों 18 थी। और ध्यान रखना 2 पुराणों के नाम आप लिख सकते हैं, जैसे विष्णु पुराण हो गया, भागवत पुराण हो गया, कोई भी 2 पुराणों के नाम आपको याद कर लेने हैं। इसके बाद है दोस्तों अमरनायक प्रणाली क्या थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में छप सकता है। अमरनायक प्रणाली क्या थी? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल दोस्तों एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। एक बार सभी क्लास को शेयर कर दीजिएगा। ये पिल्लू सिंह कह रहा है कि क्लास को शेयर कर दो, ठीक है, क्योंकि बहुत कम दोस्त देख रहे हैं। एक बार क्लास को शेयर कर दो। अब तो मैं भी आ गया हूँ, ये पिल्लू सिंह कह रहा है कि मैं भी आ गया हूँ, शेयर कर दो फटाफट, ठीक है। तो अमरनायक प्रणाली क्या थी? तो विजयनगर साम्राज्य में एक प्रकार की राजनीतिक प्रणाली थी दोस्तों अमरनायक प्रणाली। और इसके जो तत्व है वो दिल्ली सल्तनत के एकता प्रणाली से लिए गए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है अमरनायक प्रणाली क्या थी? तो अमरनायक प्रणाली अपने विजयनगर साम्राज्य की एक राजनीतिक प्रणाली थी। और
दिल्ली सल्तनत, यानी इसके जो तत्व है वो दिल्ली सल्तनत के एकता प्रणाली से लिए गए हैं। ठीक है, तो मुगल अमरनायक प्रणाली के बारे में और आपको देखकर जाना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कृष्णदेवराय का संबंध किस वंश से है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कृष्णदेवराय का संबंध किस वंश से है? कई बार मैंने करवाया। तो विजयनगर साम्राज्य में प्रमुख वंश है जैसे संगम वंश है, सुलू वंश है, तुलु वंश है, 4 वंश है। तो जो तुलु वंश है, विजयनगर साम्राज्य का जो तुलु वंश है, तुलु वंश से दोस्तों कृष्णदेवराय का संबंध है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुई थी। हरिहर और बुक्का दोनों भाई थे, दोनों भाई ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, तुंगभद्रा नदी के किनारे पूछा जाए तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना तुंगभद्रा नदी के किनारे होती है। नेक्स्ट है सरिया का क्या अर्थ है? तो सरिया दोस्तों क्या है? तो सरिया इस्लाम धर्म का एक कानून है दोस्तों। ठीक है, इस्लाम धर्म का कानून है सरिया। और सरिया में इसमें क्या होता है, मुसलमान समुदाय के यानी कि सभी व्यक्तियों को इसका पालन करना पड़ता है सरिया का। और इसमें जैसे गरीबों, इसमें बताया जाता है कि भाई गरीबों का यानी कि गरीबों की सेवा करना, ठीक है, बड़ों का सम्मान करना और दान करना, इस तरीके से इसमें बताया जाता है। तो सरिया क्या है? तो सरिया इस्लाम धर्म का एक कानून है। नेक्स्ट है ताराबाद किसे कहते हैं? ताराबाद जैसे दौलताबाद में पुरुष व महिला गायकों के लिए जो बाजार होते थे, दौलताबाद में पुरुष व गायकों के लिए जो बाजार होते थे उन्हें ताराबाद कहा गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बोर्ड में पूछा जा सकता है, ताराबाद किसे कहा जाता है? तो दौलताबाद में पुरुष व महिला गायकों के लिए जो बाजार होते थे उन्हें ताराबाद कहा गया था। विशाल स्नानागृह कहाँ स्थित था? और पिल्लू सिंह देखेगा ये क्वेश्चन, नवा बताइएगा, आप बताइएगा विशाल स्नानागृह कहाँ स्थित है? क्वेश्चन को देखिएगा, पहले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन को। विशाल स्नानागृह कहाँ स्थित है? तो विशाल जो स्नानागृह है वो मोहनजोदड़ो में दोस्तों। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हुई थी, राखालदास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखालदास बनर्जी ने की, जॉन मार्शल के नेतृत्व में होती है। ध्यान रखना, अपने विशाल स्नानागृह मोहनजोदड़ो में करना है। जय संहिता किस ग्रंथ का प्राचीन नाम है? जय संहिता किस ग्रंथ का प्राचीन नाम है? तो जय संहिता दोस्तों किस ग्रंथ का प्राचीन नाम है? महाभारत का प्राचीन नाम है जय संहिता। जय संहिता किस ग्रंथ का प्राचीन नाम है? तो जय संहिता महाभारत का जो है वो प्राचीन नाम है। इसके बाद महाभारत की यदि मैं बात करता हूं तो महाभारत में 1 लाख से अधिक श्लोक हैं। महाभारत में 1 लाख से अधिक श्लोक हैं और महाभारत जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है और महाभारत दुनिया के सबसे प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक है। और महाभारत के जो रचयिता हैं वे वेद व्यास जी हैं, वेद व्यास जी। और महाभारत के मूल कथा के रचयिता आपको पूछा जाए तो महाभारत के मूल कथा के रचयिता हैं भाट सारथी। और भी पूछा जा सकता है जैसे महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण किसने तैयार किया था? तो महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार किया था V.S. सुतांकर ने। V.S. सुतांकर ने महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार किया था। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति में अंतर बताओ। सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति में क्या अंतर है पूछा जा सकता है। तो सगुण भक्ति में क्या होता है? सगुण भक्ति में दोस्तों जैसे इसमें जैसे मूर्ति पूजा की जाती है, ठीक है, मूर्ति की पूजा की जाती है सगुण भक्ति में, जबकि निर्गुण भक्ति में मूर्ति की पूजा नहीं की जाती है और यानी मूर्ति पूजा का विरोध किया जाता है। सगुण भक्ति में क्या होता है? सगुण भक्ति का जैसे उदाहरण आप लिख सकते हैं, जैसे सगुण भक्ति में जैसे मीराबाई, सगुण भक्ति का उदाहरण मीराबाई हो गई, रैदास है, ये सगुण भक्ति के उदाहरण है। ठीक है, सगुण भक्ति में जैसे शिव है, विष्णु है, देवी की आराधना की जाती है और निर्गुण भक्ति में निराकार ईश्वर की पूजा की जाती है। ठीक है, और निर्गुण भक्ति के उदाहरण पूछा जाए तो रैदास आपको कबीर करना है, रैदास और कबीर। निर्गुण भक्ति में मूर्ति पूजा का विरोध किया जाता है। सगुण भक्ति सीधा से ध्यान रखना, सगुण और निर्गुण भक्ति में अंतर पूछा जाए तो सगुण जो भक्ति है इसमें मूर्ति पूजा की जाती है, निर्गुण भक्ति में मूर्ति पूजा नहीं की जाती है। सगुण भक्ति में जैसे आपको लिखना है इसमें शिव, विष्णु और देवी की आराधना की जाती है और निर्गुण भक्ति में निराकार ईश्वर की आराधना की जाती है। सगुण भक्ति में क्या होता है? उदाहरण आपको पूछ लीजिए, जैसे रामानंद हो गए, सूरदास जी हो गए, ये अपने सगुण भक्ति के उदाहरण है। निर्गुण भक्ति के उदाहरण जैसे रैदास हैं, कबीर हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद है महाभारत का उपदेशात्मक अंश कौन सा है? महाभारत का उपदेशात्मक अंश कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महाभारत का उपदेशात्मक अंश। तो जो भागवत गीता है, भागवत गीता, ये महाभारत का उपदेशात्मक ग्रंथ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महाभारत का उपदेशात्मक ग्रंथ कौन सा है? तो महाभारत का उपदेशात्मक ग्रंथ है भागवत गीता। ठीक है, ध्यान रख लेना दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भागवत गीता ग्रंथ है, भागवत गीता। ठीक है, महाभारत का उपदेशात्मक ग्रंथ कौन सा है? तो भागवत गीता। ऋग्वेद के संकलन का समय कब से कब तक था? ऋग्वेद के संकलन का समय कब से कब तक था? तो 1000 ईसा पूर्व आपको करना है, 1000 BC। अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बताते हैं, आपको 1000 ईसा पूर्व ध्यान रखना है।
मनुस्मृति का संकलन पूछा जाए तो मनुस्मृति का संकलन 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक मनुस्मृति का संकलन चला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक का अंतिम युद्ध स्थल था, अशोक का अंतिम युद्ध स्थल कौन सा था? तो कलिंग का युद्ध अशोक का अंतिम युद्ध स्थल था। कलिंग का युद्ध 261 ईस्वी में होता है, ध्यान रखना। इसके बाद विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय था, विश्व का जो प्रथम विश्वविद्यालय है वो नालंदा विश्वविद्यालय था। यह भी क्वेश्चन मोस्ट है और पूछा जा सकता है कि विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय है नालंदा विश्वविद्यालय। अब देखते हैं, जैसे हमने प्रमुख 15 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, अब जो 16वां क्वेश्चन है आपके सामने, ये अपने ये बताएगा, क्या नाम है? पिल्लू सिंह। पिल्लू सिंह बता रहे भाई, पिल्लू सिंह बता, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? ऊपर देख, देख ऊपर, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? ये नहीं बताएगा कि मैं जाऊंगा भाई, चल जला जा। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो ध्यान रखना, आप सभी को पता है बिल्कुल, हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी 1921 में। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो 1921 में, ध्यान रखना है। 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे स्थित है। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? 1922 में। किसने की थी? राखालदास बनर्जी ने की। किसके नेतृत्व में की? जॉन मार्शल के नेतृत्व में की थी। आगे देखते हैं, रैयत शब्द का प्रयोग किसके लिए होता था? अंग्रेजों के विवरणों में किसानों के लिए होता था रैयत शब्द का प्रयोग। ध्यान रखना, अंग्रेजों के विवरण में किसके लिए होता था? किसानों के लिए। रैयत शब्द का प्रयोग अंग्रेजों के विवरण में किसके लिए होता था? किसानों के लिए होता था। राजा शब्द का प्रयोग किसके लिए होता था? राजा शब्द का प्रयोग दोस्तों अक्सर शक्तिशाली जमींदारों के लिए होता था। शक्तिशाली जमींदारों के लिए राजा शब्द का प्रयोग होता था और रैयत शब्द का प्रयोग अंग्रेजों के विवरणों में किसानों के लिए होता था। चांडाल कौन थे? चांडाल तो दोस्तों मरे हुए जानवरों को छूना या मरे हुए जानवरों को उठाकर ले जाना, इन्हें चांडाल कहा जाता था। ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, चांडाल जो है वो यानी कि इनके कर्तव्य माने जाते थे, ये गांव से बाहर रहते थे। ठीक है, फेंके बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। तो पूछा जा सकता है कि चांडाल कौन थे और चांडालों के प्रमुख कर्तव्य कौन कौन से हैं? तो देखो, चांडाल कौन थे? फेंके हुए बर्तनों का, ये देखो चांडाल कौन थे? तो मरे हुए जानवरों को उठाने वाले को चांडाल कहा जाता था। और ये चांडाल जो है ये गांव से बाहर रहते थे, फेंके बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग द्वारा कब और कहां पाकिस्तान प्रस्ताव पास हुआ? तो मुस्लिम लीग द्वारा दोस्तों 1940 में दोस्तों लाहौर में जो है वो पाकिस्तान प्रस्ताव पास हुआ था। ठीक है, मुस्लिम लीग द्वारा कब और कहां पाकिस्तान प्रस्ताव पास हुआ था? तो मुस्लिम लीग द्वारा जो पाकिस्तान प्रस्ताव पास 1940 में लाहौर में हुआ था और मुस्लिम लीग की स्थापना होती है 1906 में। और मुस्लिम लीग जो है वो मुसलमानों के लिए एक अलग देश की मांग कर रही थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो कब हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल को। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कहां हुआ था? तो पंजाब के अमृतसर में हुआ था। पंजाब के अमृतसर में हुआ था। इसमें क्या होता है, ये रोलेट एक्ट के विरोध में हुआ था। इसमें जैसे एक सभा आयोजित की जा रही थी पंजाब के अमृतसर में, उसमें उस सभा के अंदर जनरल डायर ने प्रवेश किया और अपने सिपाहियों को गोली चलाने का आदेश दिया और गोलियां चलती रही। इस प्रकार 1000 लोगों की मृत्यु हो गई थी, ऐसा बताया जाता है। वैसे सरकार के अनुसार मरने वालों की संख्या 1000 है और कांग्रेस समिति के अनुसार इसके और मरने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। इस प्रकार से बताया जाता है कि 1000 लोग मारे गए हैं। तो ये ध्यान रखना, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कहां हुआ था? तो पंजाब के अमृतसर में। ठीक है, रोलेट एक्ट के विरोध में हुआ था ये। गांधी जी ने बीएचयू में भाषण कब दिया था? बीएचयू का मतलब भारतीय किसान यूनियन। गांधी जी ने बीएचयू में भाषण कब दिया था? तो दोस्तों देखो, गांधी जी विदेश कब गए थे? 1893 में। वापस कब आए थे? 1915 के अंदर। और 1916 में आते दोस्तों, 1915 में तो आ गए थे, 1916 में ये भाषण देते हैं गांधी जी बीएचयू यानी भारतीय किसान यूनियन। 1916 में देते हैं ये भाषण, ध्यान रखना। गांधी जी ने बीएचयू में भाषण कब दिया था? तो 1916 के अंदर दिया था। 23वां क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो किसके स्वागत के लिए बनाया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया किसके स्वागत के लिए बनाया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर मुझे वीडियो समाप्त होते ही कमेंट बॉक्स में देंगे। लाइव चैट में नहीं करना है, वीडियो समाप्त हो जाए मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया किसके स्वागत के लिए बनाया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और ये पूछा जाएगा। आप कमेंट कर देना दोस्तों, अगर नहीं आता क्वेश्चन तो मैं इसका रिप्लाई करूंगा। ठीक है, लेकिन आप मुझे अगर आता है क्वेश्चन आता है तो रिप्लाई मुझे कमेंट में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर के शासक अपने आप को क्या कहते थे? तो विजयनगर के शासक अपने आप को कहते थे राय। विजयनगर के शासक अपने आप को क्या कहते थे? राय कहते थे, ध्यान रखना। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1336 में हुई थी। हरिहर और बुक्का दोनों भाई करते हैं तुंगभद्रा नदी के किनारे। अकबर ने इबादत खाने का निर्माण कहां किया था? कहां करवाया था? तो अकबर ने इबादत खाने का निर्माण किया था फतेहपुरी सीकरी में। कहां करवाया था? फतेहपुरी सीकरी। फतेहपुरी सीकरी।
फतेहपुरी सीकरी में दोस्तों अकबर ने इबादत खाने का निर्माण करवाया था। तो दोस्तों इस तरीके से हमने ये 25 क्वेश्चन देखे हैं, बिल्कुल आप सभी को अच्छे लगे होंगे। ठीक है, पहले से लगाकर 25 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बोर्ड में छप सकते हैं दोस्तों। ठीक है, एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैंने लिया नहीं, नस्तलिक शैली क्या है, नस्तलिक शैली, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको भी ध्यान रखना, नस्तलिक शैली क्या है। तो इस तरीके से ये हमने 25 क्वेश्चन देखे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। ओके, थैंक यू।